चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझते हैं। किसी भी कंपनी का जो सबसे पावरफुल ग्रुप होता है, मतलब उसका ब्रेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो आखिर बनता कैसे है, इसके पीछे क्या नियम है, ये सारी बातें कंपनीज एक्ट से आती हैं, जो कि कॉर्पोरेट इंडिया की रूल बुक है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जब कोई कंपनी बड़े बड़े फैसले लेती है तो आखिर कौन है जो मैनेजमेंट पर नजर रखता है? कौन ये पक्का करता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है? इसका जवाब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और मजे की बात यह है कि ये बोर्ड कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन होगा, ये पूरी तरह से कंपनी की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया है। नहीं, इसके लिए बाकायदा कानून है जिसने हर छोटी बड़ी चीज को बड़ी बारीकी से तय किया है। तो चलिए बोर्ड बनाने की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक नियम से, यानी गिनती से। एक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने ही चाहिए? अगर ये एक 1% कंपनी है तो बस एक डायरेक्टर से काम चल जाएगा। प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो चाहिए ही। और अगर पब्लिक कंपनी है तो ये गिनती बढ़कर हो जाती है 3। तो ये तो हो गई मिनिमम की बात। 1, 2 या 3 एक कंपनी के टाइप पर निर्भर करता है। पर मैक्सिमम कितने? यहां कानून कहता है कि 15, हाँ 15 डायरेक्टर्स। वैसे अगर जरूरत पड़े तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है ना? एक मजबूत बोर्ड के लिए सिर्फ नंबर्स काफी नहीं होते। कानून ये भी चाहता है कि बोर्ड में अलग अलग तरह के लोग हों, अलग अलग आवाजें हों, ताकि कोई भी फैसला एक तरफा ना हो। और इसी सोच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है वुमेन डायरेक्टर का होना। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है कि बोर्डरूम डिस्कशंस में एक अलग, एक जरूरी नजरिया भी शामिल हो। तो सवाल यह है कि ये नियम किन कंपनियों पर लागू होता है? देखिए, हर लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये कंपलसरी है, कोई सवाल ही नहीं। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी पब्लिक कंपनियां हैं, मतलब जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो या फिर टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, उन्हें भी एक वुमन डायरेक्टर रखना ही होगा। अच्छा, डाइवर्सिटी के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, वो है लोकल प्रेजेंस। इसीलिए कानून कहता है कि हर कंपनी में कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो 1 साल में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। इसका लॉजिक सीधा है, ताकि कंपनी की जड़ें भारत में मजबूत रहें और कोई यहीं का हो जो जवाबदेही ले सके। अब आते हैं बोर्ड के सबसे क्रूशियल रोल पर, और वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनको आप बोर्ड की आवाज कह सकते हैं या फिर एक वॉचडॉग जो हमेशा चौकन्ना रहता है। ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल सटीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम ही यही है, अनबायस्ड होकर देखना कि कंपनी में सब ठीक चल रहा है या नहीं। वो मैनेजमेंट के दोस्त नहीं, बल्कि एक चेकर हैं जो मुश्किल सवाल पूछते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हक की बात करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स किन कंपनियों के लिए जरूरी हैं? नियम यहां भी बिल्कुल साफ है। अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसके बोर्ड में 1/3 यानी 1/3 डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और कुछ खास तरह की बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों के लिए भी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नियम है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब क्या है? कौन है जो सच में इंडिपेंडेंट माना जाएगा? इसके लिए कानून ने एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट बनाई है। सबसे पहले तो वो इंसान इंटेग्रिटी वाला हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो। दूसरी और सबसे जरूरी बात, उसका कंपनी या उसके प्रमोटर से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। मतलब ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई और कनेक्शन। बात यहीं खत्म नहीं होती, फाइनेंशियली भी वो पूरी तरह से आजाद होना चाहिए। कंपनी के साथ कोई बड़ा लेन देन नहीं होना चाहिए। और हाँ, पिछले 3 सालों में वो ना तो कंपनी का एम्प्लॉय रहा हो, ना कोई की मैनेजरियल पर्सन। यहां तक कि कंपनी के ऑडिटर्स या लॉ फर्म से भी उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस की बात। अब जरा ये समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इन सबसे आखिर में हासिल क्या करना है। देखिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स होता है। पहली बार में उन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर उनका काम अच्छा रहता है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उन्हें 5 साल का एक और टर्म दिया जा सकता है। बस, इसके बाद नहीं। इसके बाद आता है 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड। ये ब्रेक बहुत जरूरी है ताकि वो कंपनी के साथ बहुत ज्यादा घुल-मिल न जाएं और उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी। जहां एक रेगुलर डायरेक्टर कंपनी के लगभग हर काम के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को थोड़ी प्रोटेक्शन दी गई है। उनकी जवाबदेही सिर्फ उन गलत कामों के लिए बनती है जो या तो उनकी जानकारी में हुए, या उनकी सहमति से हुए, या फिर जहां उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही की। यह प्रोटेक्शन इसलिए है ताकि वो बिना डरे अपनी बात रख सके। तो इन सब नियमों को अगर एक साथ देखें, डायरेक्टर्स की गिनती, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर और सबसे जरूरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब मिलकर एक मजबूत बोर्ड का खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और इस ब्लूप्रिंट का मकसद सिर्फ 3 शब्द हैं: अकाउंटेबिलिटी, डाइवर्सिटी और इंटेग्रिटी।
लेकिन आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या सिर्फ एक परफेक्ट रूल बुक से एक परफेक्ट बोर्ड बन सकता है? क्या सिर्फ नियमों का पालन कर लेना ही काफी है, या फिर असली खेल तो इन नियमों के पीछे की नीयत और लोगों का है? इस पर सोचिएगा जरूर।